दोस्तों, आपने कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हालत तो देखी है। जिस भी राज्य में जाते हैं वहां हार कर आते हैं। हारने के बाद सारा दोष ईवीएम और प्रशासन पर फोड़ने लगते हैं और जिस राज्य में जीत जाते हैं वहां नया कुर्ता पहनकर शपथ ग्रहण कर लेते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी और इनके प्रवक्ताओं की हालत ऐसी हो गई है, जहाँ भी जाते हैं मुँह पर बेइज्जती हो जाती है। आज के डिबेट वीडियो में भी ऐसी हालत सुप्रिया सुनीत की हो गई है। देखिए, आज एक रहस्योद्घाटन हुआ। कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से बात निकल गई कि अमेरिका का हस्तक्षेप हुआ, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं और मैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट देना चाहूंगा शहीद तुकाराम ओमले को, जो मुंबई पुलिस के वो सिपाही थे जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। वरना लोगों को याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये जितने भी आतंकी आए थे। अब आप बोल चुकी है, अब ज्यादा मत बोलिए, मैं अभी आपको और बता रहा हूं। शांति से अपने टर्न का इंतजार करिए। जैसे मैं शांति से आपकी सारी बातें सुन रहा था, सही गलत जो भी है, जो आपका अधिकार है बोलने का, तो मेरा भी अधिकार है। अब सुनिए, सारे आतंकी हाथ में लाल रंग का कलावा पहन के आए थे और अगर जिंदा नहीं पकड़ा गया होता कसाब तो ये आरएसएस टेरर की थ्योरी चेप देते। कोई किंतु परंतु नहीं है। डेविड कोलमैन हेडली की इन्होंने बात कही। डेविड कोलमैन हेडली से इंट्रोगेशन हुआ है। एनआईए का ऑफिसर वहां गए तो पूरी बात बताइए ना। समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में भी उसने बताया कि उसने क्या क्या काम किया और आईएसआई से कैसे पैसा आया। डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी वाइफ थी फौजिया, उसका भी एफबीआई के सामने दिया गया बयान है। और इन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को, जो ये खुद इनकी सरकार आईएसआई के मान रही थी, अचानक यू टर्न लेकर हिंदू टेरर पे ले आए। अरे साहब, वो तो भला हो शहीद तुकाराम ओमले का, वरना आपने तो इसको भी बना दिया होता। किताब लिख के तो अजीज बरनी की तैयारी ही थी। और वैसे हम किसी को ब्रह्म वाक्य नहीं मानते सुप्रिया जी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में एक रोचक वाक्य भी लिखा है इसी प्रॉमिस लैंड में राहुल गांधी जी के बारे में। बैरक ओबामा का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं। उन्होंने कहा उनकी स्थिति क्लास के उस बच्चे की तरह है जो स्मार्ट बनने की कोशिश तो बहुत करता है टीचर को इंप्रेस करने के लिए, मगर उसे सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होता है। ये बैरक ओबामा ने लिखा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने किया देश की सुरक्षा के लिए, मैं दर्शकों से कहता हूं, 26/11 का हमला हुआ 2008 में, उसके बाद भी तो देश पे अनेक आतंकी हमले हुए। जयपुर में ब्लास्ट हुआ 2012 में, हुआ कि नहीं? आजाद मैदान की घटना 2012 में हुई कि नहीं? हमारी सरकार आने के बाद पूछिए 2014 से पहले देश का कौन सा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, जयपुर, नागपुर, चेन्नई, पुणे, बताइए सूरत, कौन सी ऐसी जगह थी जहां धमाके नहीं होते थे? चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका। मुंबई की लोकल ट्रेन में कई बार धमाके हो चुके थे। जगह जगह बस अड्डे पे, हवाई अड्डे पे लिखा रहता था छूना नहीं, धमाका हो जाएगा। आज दिखाई पड़ता है कहीं? खत्म हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे घाटी से खत्म हो गए। आईएसआईएस के झंडे घाटी से खत्म हो गए। पाकिस्तान के झंडे घाटी से खत्म हो गए। और जो आपने कहा कि मोदी जी ने क्यों बुलाया था, बिल्कुल बिल्कुल दूंगा मैं आपको। हमारी आदत है कि पहले पुचकारते हैं मोदी जी ने, उसके बाद हम समाज भी समझा भी देते हैं। और क्या समझाया, मैं कोट करना चाहता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए उनके एक एमपी ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। यह नेशनल असेंबली में ऑफिशियल बयान है। और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अरे सुप्रिया जी, ये तो 1971 में भी सुनने को नहीं मिला कि आर्मी चीफ ओके, सुप्रिया सुनीत, ओके सुप्रिया सुनीत, देन विवेक जी एंड लोग नाग पंचमी करते थे। अमित जी नागों को दूध पिलाते थे। हमने मोदी जी की सरकार ने आने के बाद जनमेजय का नाग, ठीक है, जिसमें नागों की आहुति, इसीलिए आपको मेनलैंड में आतंकी हमले। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, यू मेड योर पॉइंट। ओके सुप्रिया जी। सुधांशु जी, मैं बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आपसे 3-4 प्रश्न करना चाह रही हूं। अगर हिम्मत होगी तो उसमें से एक प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। मेरा पहला प्रश्न जो आपने सुनकर भी अनसुना कर दिया, जिस औरत ने शहीद हेमंत करकरे को कहा था कि वो मेरे श्राप से मरा, उसको आपने किस नैतिकता और किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? जिस औरत ने महात्मा गांधी के बारे में क्या क्या कहा था, उसको आपने किस नियत से इस देश के सदन में बिठाया? ये सवाल मैंने किया प्रज्ञा के बारे में, लेकिन आपने वो सुनकर भी अनसुना कर दिया। चलिए कोई बात नहीं। आपसे एक और सवाल है सुधांशु जी। मोदी जी की इतनी ताकत है, मोदी जी ब्रेकफास्ट पर गए, मोदी जी ने ट्रंप से कहा, ट्रंप ने भेज दिया। ऐसा तो नहीं हुआ था। कूटनीति थी, लीगल फ्रेमवर्क था, सब कुछ था। इसी के चलते मोदी जी एक और काम करे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ, मोदी जी, पुलवामा में 40 जाबाजों की शहादत हुई, उनमें से किसी एक व्यक्ति को आज तक गिरफ्तार किया गया जिसने इतना आतंकी हमला करवाया?
चीन में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई, $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है आज चाइना से, और विदेश मंत्री कहते हैं वो बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, और केक काटते हैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ। क्यों ऐसा करते हैं? एक और सवाल है आपसे, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, मोदी जी के अंदर इतनी ताकत है, अगर उनकी नीयत इतनी साफ है तो टैरिफ पर क्यों नहीं कर रहे हैं? मोदी जी की नीयत इतनी साफ है तो हिंदुस्तानियों को हथकड़ी लगाकर क्यों लाया जा रहा है? मोदी जी की नीयत अगर इतनी साफ है तो मैं जानना चाहती हूं कि बीजेपी की आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी क्यों करता था? मोदी जी की नीयत इतनी साफ है तो तारिक अहमद मीर जो उनके मंच पर था वो हिजबुल मुजाहिदीन में कैसे शामिल था? जो तालिब हुसैन शाह आतंकी था वो आपकी आईटी सेल का अध्यक्ष कैसे था जम्मू कश्मीर में? सैफुल्लाह को टिकट आपने दी, आसिया अंद्राबी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने फेस बनाया। आपको नहीं लगता आपने ये सब गलत किया? और एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, 2008 का हमला तो हो चुका था ना, देश वो आघात झेल चुका था ना, आप क्यों गए पाकिस्तान? आप क्यों जाके नवाज शरीफ का हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे थे? आपने क्यों आईएसआई को पठानकोट आने दिया? आपने क्यों उनको अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया? ये सारी बातें भी जवाब सुधांशु जो जरूर जानना चाहता है मुझे, एक मिनट, एक सवाल जो देश जरूर जानना चाहता है वो ये है, सब कुछ अगर मोदी जी कर सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा सकते हैं? इस देश का हिस्सा है। सुधांशु जवाब 2-3 सवाल पूछे गए हैं, सुधांशु जवाब। विवेक मैं आपके पास आ रहा हूं, आप अभी तक बोले नहीं है, मुझे पता है। ओके सुधांशु जी। लगता सुप्रिया जी ने बातों को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने तो कहा था कि जिस समय हेमंत करकरे पे दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया वो सांसद थे, आपने उनको दोबारा संसद में भेजा है, और उस आधार के ऊपर तो शहीद हेमंत करकरे की नौकरी चली जाती है अगर जो बात सही थी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा वो सच होता। माफी उनसे मंगवाइए ना, और उनकी सारी शहादत का अपमान, ये ध्यान नहीं आता। गजब का तर्क है भाई। मतलब या आप कहिए आपकी सरकार में ऐसा होता था कि होम मिनिस्ट्री के बाहर के व्यक्ति को भी जानकारियां देने का अधिकार होता था क्या? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सुरक्षा का मजाक आप लोगों ने बनाया है और इसी कारण से यह परिस्थिति आई है। अब यहां पर एक दूसरी बात भी हम कहना चाहते हैं कि देखिए ये जो लाने की प्रक्रिया होती है इसमें मैं एक गंभीरता से कह दूं, इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो लीगल आधार के ऊपर बहुत पुख्ता सबूत होने चाहिए, दूसरा आपकी डिप्लोमेटिक डेक्स्टरिटी होनी चाहिए यानी कूटनीतिक कुशलता होनी चाहिए, और तीसरी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आपने सुना ही नहीं, मैंने तो कहा आपने तो शर्म एल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन कर लिया उसके बाद, और हमने बताया आप पुरानी कहानियां बता रही हैं जिस जमाने में हमारी सरकार आने के बाद शुरू के 1-2 साल होता था कश्मीर में। अरे वो गए दौर भाई, आपके तो होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे 9 सितंबर 2024 को बोल चुके हैं कि मैं कश्मीर में जाता था डल लेक घूमने में, मैं क्या बताऊं मेरी क्या स्थिति होती थी। असंसदीय शब्द है वो मैं बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं वो पंक्ति बोल देना चाहता हूं जो मैंने पार्लियामेंट में भी बोली थी कि उस जमाने में क्या स्थिति थी कि लहूलुहान थी घाटी और झेलम डरी हुई थी, खामोशियां रातों की दिन में भरी हुई थी, और दहशत का था यह आलम कि डल लेक घूमने में गृह मंत्री के पग के नीचे धरती फटी हुई थी। क्या आप लोग बात करेंगे? और मजाक की बात करने वाले लोगों में जनवरी 2013 में जयपुर में सुशील कुमार शिंदे बतौर गृह मंत्री बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो टेररिस्ट कैंप चला रहा है। जब सुषमा स्वराज जी ने आके फ्लोर में कहा, फ्लोर ऑफ द हाउस, मैंने वापस कर लिया, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया।